हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं पांडा की सीरीज में। पांडा की सीरीज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से हम पांडा में सीरीज बनाते हैं। इस एरे की सहायता से हम लोग एरे लेते हैं और फिर उस एरे को हमने नंपाई की सहायता से एरे में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद हमने पांडा की एक प्रॉपर्टी सीरीज की हेल्प से इसे हमने यूज किया और हमने पांडा की एक सीरीज बनाई। फिर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे भी लिया और उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पांडा की एक प्रॉपर्टी डेटा फ्रेम का यूज किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम ये पांडा का डेटा फ्रेम कितने तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो डेटा एनालाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल या एसक्यूएल फाइल उठाते हैं और उसी से ही अपना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पाइथन के कुछ और कोड लाइक अ डिक्शनरी, लिस्ट, टपल ये हैं, तो उनसे हम डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो वैसे हमने पहले बनाया डेटा फ्रेम, लेकिन वो डेटा फ्रेम हमने बनाया था numpy के एक एरे से। अब हम बनाएंगे अपना डेटा फ्रेम लिस्ट से, सेट से, टपल से और डिक्शनरी से। चलिए सबसे पहले लिस्ट ले लेते हैं। तो ये मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट के लिए एल ले लिया और यहाँ पे हम जो लेंगे वो लेंगे हम कलेक्शन ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट से आप डेटा फ्रेम नहीं बना सकते, क्योंकि एक लिस्ट अगर आपके पास है तो आप डेटा फ्रेम की जगह सीरीज बना सकते हैं। सीरीज मतलब एक कॉलम या एक रो, लेकिन अगर आपको मतलब वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रोज कॉलम है तभी आप डेटा फ्रेम में जाते हैं, यानी आपको चाहिए मल्टीपल लिस्ट। तो ये पहले मैंने लिस्ट का एक देखो साइन बना लिया, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको दिखे। तो ये देखिए मैंने लिस्ट का साइन बना लिया, उसके अंदर अब मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी लिस्ट। तो सबसे पहली लिस्ट बनाने के लिए मैंने फिर से एक ब्रैकेट ओपन किया। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4। दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट। कॉमा लगा के मैंने इसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाने का फैसला किया। देन 11, 12, 13, 14, 15, 14 तक ले लेते हैं। बराबर रहे तो ही ठीक है, नहीं तो एरर आ जाती है। देन एक और लिस्ट बना देते हैं। ये वाली लिस्ट हम ले लेते हैं 21 से। देन 21 ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीक्वेंस में लेना है, आप रैंडमली भी ले सकते हैं। चलिए मैं रैंडमली ले लेती हूँ। 101, 90, 87 एंड 104। ओके, तो ये बन गई हमारी लिस्ट, कलेक्शन ऑफ लिस्ट। इसको शिफ्ट एंटर करेंगे, एल को प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए मेरे पास लिस्ट बन गई जो कि कलेक्शन ऑफ 3 लिस्ट है। चलिए फिर हम इसे बदलते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं अपने पांडा के डेटा फ्रेम में। तब ये कैसे दिखता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया डेटा 5, क्योंकि शायद डेटा 4 डेटा 2 तक हुआ है तो डेटा 3 ले सकते हैं। डेटा 3 लिया। डेटा 3 के बाद हमने यहाँ पे लिया पीडी। पीडी आपको देख याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप प्लीज मेरी वो वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने पांडा इंट्रोडक्शन और पांडा के बेसिक पार्ट पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जब मैंने पांडा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो उसका शॉर्ट नेम रखा था पीडी। तो पीडी का मतलब यहाँ पे पांडा ही है। तो मैंने यहाँ पे लिया पीडी डॉट कैपिटल डी टाइप करके टैब दबा दीजिए, अपने आप सजेशन मिल जाएगा डेटा फ्रेम। और उसे एंटर करके उसके अंदर पास करिए अपना कलेक्शन, जो कि है एल के रूप में। अब आप इसे एंटर कर दीजिए एंड डेटा 3 के रूप में प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपके पास 3 लिस्ट थी ना, तीनों लिस्ट 3 रो का काम कर रही हैं। यानी 1, 2, 3, 4 ये 3 आपकी क्या बन गई, रोज। ये 3 रो, और क्योंकि ये मतलब ये 3 रोज बन गई, और क्योंकि हर रो में 4 वैल्यूज थी तो इसलिए बन गया आपका 4 कॉलम। यानी ये बन गया आपका 3/4 का एक मैट्रिक्स यानी डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम एक मैट्रिक्स की तरह होता है, डेटा फ्रेम एक टेबुलर फॉर्मेट होता है, एक टेबल फॉर्म होता है जो रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करके आपके सामने एक स्ट्रक्चरल वैल्यू रखता है। तो हमें टेबल की जरूरत पड़ती है डेटा एनालाइजिंग के लिए, तो ये भूमिका हमारी पांडा के डेटा फ्रेम के द्वारा पूरी की जाती है। तो डेटा फ्रेम ये हमारी नीड्स को पूरी करता है। चलिए आपने देखा कि डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास 0, 1, 2, 3 4 कॉलम्स है, और क्योंकि 3 लिस्ट थी इसलिए 0, 1, 2 के रूप में 3 रोज है। हम इन कॉलम्स को बदलते हैं और साथ में इनके रोज इंडेक्स को भी, पहले कॉलम्स बदलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स ले लिए और जितने आपके पास कॉलम हैं 4, उतने आप यहाँ पे लेबल लगा दीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा A, then B, then C, then D। और अब इसको रन कर दें और फिर इसको रन कर दें। देन यू कैन सी आपके कॉलम को लेबल मिल चुका है। आप इंडेक्स भी लगा सकते हैं, पर इंडेक्स 0 1 2 3 ठीक है, बट इफ यू आर कंफ्यूज विद 0, बिकॉज हम लोग ज्यादातर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे हमारे पास 3 है तो 3 ही लगा सकते हैं, 1, 2, 3। ये बन गए मेरे इंडेक्स। एंड रन करिए और इसको भी रन करिए। देन यू विल फाइंड आपकी रो इंडेक्स प्रॉपर्टी से चेंज हो गई, आपके कॉलम्स लेबल्स कॉलम हेडर आपके कॉलम से चेंज हो गए, कॉलम नाम्स की प्रॉपर्टी से चेंज हो गए। अब अगर मुझे ऐसे ही अपना अगला कलेक्शन जो कि है कलेक्शन ऑफ द टपल, उसका डेटा फ्रेम बनाना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ टपल बना लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया टी से कंसिडर हो जाता है टपल, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन लेने के लिए लिस्ट का साइन ही लिया और फिर उसके अंदर टपल का साइन होता है, टपल का निशानी होती है स्मॉल ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स की हेल्प से ही पहचाना जाता है कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है। अच्छा, अगर आपको मेरी ये वीडियो देखनी हो कि ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये कलेक्शन कैसे वर्क करते हैं, तो मैंने पाइथन की सीरीज भी बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर मेरे पाइथन ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। ये डिफरेंट प्रकार के कलेक्शन होते हैं पाइथन में। तो जैसे अगर बात करें तो लिस्ट का हमेशा नेचर होता है कि कलेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड विच कैन मॉडिफाई एनी टाइम, यानी कि कंप्लीट एडिटेबल होती है लिस्ट, जिसमें कभी भी कोई भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है टपल, जो लिस्ट का फिक्स्ड फॉर्म होता है। एक बार टपल बन जाए तो फिर आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ना उसमें नया ऐड हो सकता है, ना रिमूव हो सकता है, ना एडिट हो सकता है। तो ये टपल है जो लिस्ट का आउटपुट है फिक्स्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद आता है सेट के अंदर भी एक्चुअली में यही होता है कि आप मतलब सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूज, डजंट मैटर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, क्योंकि लिस्ट सेट टपल सभी के अंदर ये कॉमन है कि ये हेट्रोजीनियस कलेक्शन है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू लेते हैं। बट सेट की खासियत ये रहती है कि उसमें इंडेक्स नहीं होता, उसमें वैल्यूज जो होती हैं वो बंच होती हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट ओनली फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं पहचानता, तो बीच में से कहीं भी उसको कुछ भी न देखा जा सकता है और न ही उसको चेंज किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई सेट जो होता है वो एक बंच फॉर्मेट होता है, मतलब एक कलेक्शन, मतलब एक कलेक्टेड फॉर्मेट होता है आपके पूरे डेटा का, जिसका साइन होता है कर्ली ब्रैकेट। और डिक्शनरी जो कि होता है कलेक्शन होता है ऑफ द की और वैल्यूज, यानी कि पेयर में उसकी वैल्यू जाती है। और पांडास के अंदर वैसे अगर डायरेक्ट डेटा लेना हो, वैसे कम लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट डेटा लेना हो, कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट डेटा लेते हैं पांडा में, तो हम सबसे ज्यादा प्रिपेयर करते हैं डिक्शनरी, क्योंकि उसमें की अलग होती है जो कॉलम का काम कर जाती है, और वैल्यू अलग हो जाती है जो कॉलम की वैल्यू का काम कर जाती है। तो मतलब एक सही फॉर्मेट होता है। एनीवे, चलिए ये तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया अपने कलेक्शन के बारे में। तब आते हैं टी के अंदर हम लोग बनाने जा रहे थे टपल, और टपल की निशानी थी स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं 2 टपल बनाती हूँ, क्योंकि कलेक्शन ऑफ टपल रखना है अगर डेटा फ्रेम बनाना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया 101, 102, 103। ओके, दिस इज माय टपल। देन उसके बाद कॉमा लगा के एक और टपल बनाएंगे। इस बार टपल अपन लेंगे 111, 112, 113, मतलब 130। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पे टी को एक बार प्रिंट करके देख लेती हूँ। शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो ये रो रन हो जाती है, और देखिए आपके सामने आ गया आपका कलेक्शन ऑफ द टपल। कलेक्शन ऑफ टपल जो अब आया है उसको मुझे चेंज करना है अपने डेटा फ्रेम में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा 4, और यहाँ पे मैंने, अब आगे बढ़ेंगे, हम ले लेंगे पीडी,
डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर पास करेंगे हम लोग अपने टी को। और ये देखिए, अच्छा यहाँ पे रन भी कर देते हैं डेटा को। और आपके सामने सेम वैसे ही जैसे लिस्ट का कलेक्शन आया था वैसे टपल का कलेक्शन आया। दो टपल यानी कि दो रोज, सेम वैसे ही है। मैंने आपको बोला ही था टपल जो है वो लिस्ट का ही आउटपुट है। एनीवे, सेट की जगह हम चलते हैं डायरेक्ट डिक्शनरी की तरफ, क्योंकि सेट एक सिंपल रो होती है और वैसे ही बनती है कर्ली ब्रैकेट की सहायता से। बट बेटर है कि हम लोग अभी पहले डिक्शनरी मतलब हम डिक्शनरी को ही तरफ चले, क्योंकि डिक्शनरी ही ज्यादा कंपैटिबल होती है। पर सेट बनता कैसे ये जरूर देती हूँ मैं। कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से बनता है, देखिए 1, 2, 3। अच्छा, मान के चलिए मैंने यहाँ पे रिपीट वैल्यू डाल दी 1, ओके, और फिर उसके बाद मैंने 7 डाल दिया, देन उसके बाद मैंने 5 डाल दिया। तो आप देखेंगे मैंने अभी पांडा में नहीं डाल रही, ऐसे ही आपको सेट दिखा रही थी। और एस को रन करके देखिए, तो आप नोटिस करिए कि पहली चीज कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। दूसरी चीज कि इसमें 1 जो मैंने 2 टाइम्स लिखा था वो दिखा नहीं। तो सेट की ये दो और फीचर्स होते हैं कि वो वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करता है। आई एम प्रेशराइज कोशिश, क्योंकि एक्चुअली वैल्यूज बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है या ज्यादा गैप है तो ये कोशिश उसकी नाकामयाब भी हो जाती है। तो ये नहीं कहूंगी कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, इससे ट्राई टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाएगा, चाहे आप 1 को कितनी बार भी यूज करें या 2 को कितनी बार भी यूज करें, आपको हमेशा यूनिक वैल्यू ही सेट में दिखेगी। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एस मतलब इसमें इंडेक्स नहीं होता, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप इसको रन करके देखिए तो देखिए ये एरर आ गया, बिकॉज सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सबस्क्रिप्टेबल का मतलब होता है नॉट इंडेक्स, इसके पास इंडेक्स नहीं है। अगर आपको इसे देखना है तो पूरा देखिए, आप इसे एक एक वैल्यू की सहायता से नहीं देख सकते, ये सेट की खासियत है। तो ऐसे ही मल्टीपल सेट बनाकर अगर आप लिस्ट में रखेंगे तो सेम ऐसे ही आपका डेटा फ्रेम भी बन जाएगा। खैर, मैं चलती हूँ अब अपने डिक्शनरी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया डिक्शनरी। डिक्शनरी की खासियत ये होती है, इस मैं ये कहूंगी कि ये अपडेटेड फॉर्म है सेट का। सेट में इंडेक्स नहीं होता, सेट की निशानी क्या, कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी की भी निशानी है कर्ली ब्रैकेट, बट सेट में इंडेक्स नहीं होता। मगर डिक्शनरी में इंडेक्स होता है जो यूजर द्वारा ही दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देनी है पेयर में वैल्यू। पहली वैल्यू होगी की यानी कि इंडेक्स, और दूसरी होगी उसकी वैल्यू। तो इंडेक्स के रूप में मान के ले लीजिए 1 मैंने लिया, कॉलन लगा के मैंने इसकी वैल्यू ले ली 101। दैट्स 1 इंडेक्स 101 आपकी वैल्यू, 2 इंडेक्स 102 आपकी वैल्यू। सॉरी, मैंने कॉमा लगा दिया, कॉलन लगाना था। तो इंडेक्स कॉलन वैल्यू, ओके। तो 102, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया 3 जो कि है मेरा इंडेक्स, और फिर मैंने उसकी वैल्यू लगाई 103। ये बन गई मेरी डिक्शनरी। ओके, लेट्स सी, डिक्शनरी बन चुकी है। एंड डिक्शनरी को इंडेक्स की सहायता से, मगर वो इंडेक्स है ना जो आपने दिया है, ये मैं सोची कि कोई भी इंडेक्स चल जाएगा। आपने 1 दिया है, 1 पे था 101, लेकिन गलती से अगर आपने यहाँ पे दे दिया होता 0 और फिर कहते तो मना कर देता, कहता ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, तो इंडेक्स आप ही को देना है। अच्छा, चलिए हम डिक्शनरी को लेते हैं किसमें, डेटा फ्रेम में। अब एक तो ये डिक्शनरी है, ओके। चलिए डेटा फ्रेम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा 4। डेटा 4 मैंने लिया तो नहीं है ना, देख लेते हैं एक बार। ले लिया, तो हम यहाँ पे देखते हैं डेटा 5, और यहाँ पे हम लेते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हम पास करेंगे डिक्शनरी। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ होगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना, एरर आ गई। एरर क्यों आई, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि आपने 1 2 3 जो दिया है वो मैं एज अ कॉलम हेडर तो ले लूं, लेकिन रो इंडेक्स अभी नहीं बना पा रहा, तो आपको रो इंडेक्स तो बनाना पड़ेगा। तो रो इंडेक्स बनाए बगैर, इंडेक्स जब देते तो रो इंडेक्स होता है ना, तो लिस्ट वगैरह में तो वो कह रहा है कि मैं अपने आप इंडेक्स बनाता हूँ तो ले लेता हूँ, लेकिन आपकी डिक्शनरी इंडेक्स नहीं बनाती। आप जो की दे रहे हो वही कॉलम इंडेक्स है, तो रो इंडेक्स ना होने की वजह से ये एरर बन गया। तो यहाँ पे अगर आपको डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है अपने डेटा फ्रेम में,
तो आपको देना पड़ेगा इंडेक्स। बट हम इंडेक्स दे कितना सकते हैं? हम इंडेक्स दे सकते हैं अभी एक ही, क्योंकि देखिए आपका 1 अगर कॉलम है तो वैल्यू तो एक ही है ना, 2 आपका कॉलम है तो वैल्यू आपकी एक ही है, तो इंडेक्स एक ही रो का हुआ। 2 अगर कॉलम है तो उसके अंदर एक वैल्यू, और एक वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक रो। तो इसका साफ मतलब है कि इंडेक्स एक ही बन सकता है, भले एक है पर देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे फिर से डेटा 5 लगा के देख लीजिए। चलिए देखें, दैट्स इट। देखिए रन हो गया। तो आपने 1 जो दिया था वो तो बन गया आपका इंडेक्स, और 1 और 2 और 3 जो आपने दिया था वो बन गए आपके कॉलम्स। चलिए काम करते हैं, थोड़ा इसमें और चेंजेस करते हैं। 1 की जगह मैं कॉलम दे देती हूँ फर्स्ट, से जब मैं फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 2 की जगह मैं दे देती हूँ 2, जैसे जब मैं सेकंड भी लिख सकती थी, सेकंड कॉलम। और 3 की जगह मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 3, ये भी बन गया मेरा कॉलम। ओके, तो इसको रन कर देते हैं, इसको भी रन कर देते हैं, और उसके बाद इसको भी रन कर देते हैं। तो देखिए आपके कॉलम कौन से हो गए? फर्स्ट, 2, 3। अच्छा, एक वैल्यू है, एक इंडेक्स है। अगर मैं वैल्यू बढ़ाना चाहूँ, यानी फर्स्ट के अंदर जो कॉलम बना है डेटा फ्रेम के अंदर, उसमें मुझे वैल्यू डालनी है करीबन 5, तो कैसे करें? तो डोंट वरी, ये जो 101 है ना, आप यहाँ पे लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि लिस्ट इज अ कलेक्शन एंड यू वांट टू पुट 5 वैल्यूज कलेक्शन। तो आप यहाँ पे 101, 102, 103, 104, तो ये बन जाएगा कलेक्शन ऑफ 5 वैल्यूज। दैट्स इट। अब बिल्कुल इसी तरीके का कलेक्शन ऑफ 5 वैल्यूज आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 102, तो यहाँ आ चुका है, तो उसको कुछ और ले लेते हैं, लाइक 111, 112, 113, 114 and 115. Okay, like this, 121, 122, 123, 124 and 125. This is my collection of 5 values in each column. So first is a column, 2 is a column, 3 is a column, and 101, 102, 103, 104, 105, these are rows. Okay, so हम इसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ इशू किया है। ओके, लिस्ट का साइन लगाना भूल गई, भाई कंसीव हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसा बना। ओके, और अब यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज आपने इंडेक्स 1 दिया, क्योंकि आपके पास पहले एक वैल्यू थी, अब आपके पास 5 वैल्यू है। सो यू शुड इंक्रीज योर इंडेक्स। 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? एरर, यू आर पुटिंग ओनली 1 इंडेक्स एंड यू हैव 5 रोज। आप 5 वैल्यू के पास 5 रोज हैं, तो लिखिए 2, 3, 4, 5। नाउ अगेन रन, दैट्स इट। देखिए 1, 2, 3, these are your columns, 1, 2, 3, 4, 5, these are your row index। तो आपने अपनी डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया टैबुलर फॉर्म में डेटा फ्रेम की हेल्प से। यही काम है पांडा का, कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम में आपको दिखाता है। भले आपका डेटा कैसा भी हो, बट वो आपके सामने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में रखता है, जो आपके लिए एनालाइज करने के लिए एक पेज का काम करता है, मतलब आपकी काफी हेल्प करता है एनालाइज करने में। चलिए, अब ये तो हमने बना लिया। अब अगर पांडा की और प्रॉपर्टी की सहायता से इन डेटा फ्रेम को हम देखना चाहें, तो लाइक जैसे एक प्रॉपर्टी है इन्फो, तो मैं ये डेटा 5 डॉट इन्फो अगर लिखती हूँ, देखिए इन्फो। अच्छा, एक बात और, इन्फो, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 to 5 हमारे पास एंट्रीज आने, रो आ गई, टोटल 3 कॉलम्स आ गए। हर कॉलम में आने वाली वैल्यू का टाइप क्या है? int 64, यानी कि सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी में भी कोई नल नहीं है। आपके डेटा टाइप्स टोटल आपका इंटीजर टाइप ही है, फुल आपका वैल्यूज इंटीजर टाइप है, और आपने इतना साइज लिया। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पूरे डेटा फ्रेम की आप देख सकते हैं डेटा इन्फो में। लेकिन जब आप इन्फो का यूज करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा,
अगर गलती से आपने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी, मतलब एरर नहीं आएगी, मैसी हो जाएगा डेटा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको डेटा उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा, सिर्फ दिख रहा है कि डेटा है, फर्स्ट 2 3 कॉलम्स है, 1 2 3 रो है, बस। मतलब डेटा कैसे मैसी सा दिख रहा है, इट्स नॉट शोइंग फुल इंफॉर्मेशन। तो इन्फो से एरर नहीं आएगी मगर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो यह पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि इन्फो एक मेथड है, एक फंक्शन है पांडा लाइब्रेरी के अंदर, जिसे आप ऐसे कॉल करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है शेप, डेटा 5 डॉट शेप, और उसे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि आपके पास 5 रो 3 कॉलम है। तो शेप का काम होता है कि आपका कितनी रो यानी कितनी हाइट और कितने कॉलम यानी कितनी विड्थ है। तो ये बता रहा है कि आपके पास 5 रो और 3 कॉलम है। अब आप नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यानी फंक्शन का साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट का साइन नहीं लगाया, क्योंकि शेप एक्चुअली में एक वेरिएबल है, एक लिस्ट वेरिएबल है, एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन, एक मेथड नहीं है। इसी वजह से अगर ये लिस्ट है तो इंडेक्स की तरह भी दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा। इसके पास 2 वैल्यू है टपल फॉर्मेट में, 5 और 3, जो आपके पूरे डेटा फ्रेम का साइज बताती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ रो देखनी है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू रो है, तो 0 यानी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की सहायता से, तो आप यहाँ पे 0 लगा के, इंडेक्स 0 लगा के देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा 5 यानी ओनली 5 रोज। ऐसे ही अगर आप 1 लगा के देखेंगे तो आपको दिखेंगे कॉलम्स 3 यानी टोटल 3 कॉलम्स। तो ये ध्यान रखिएगा, शेप के आगे आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने यानी फंक्शन का साइन या ब्रैकेट का साइन नहीं लगाना। अगर आप लगा भी देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली एरर आएगी, क्योंकि ऐसी कोई फंक्शन है नहीं ना। तो पैरेंथेसिस का मतलब होता है फंक्शन और डायरेक्ट मतलब एक वेरिएबल। तो डेटा सॉरी पांडा एक लाइब्रेरी फाइल है, पांडास एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर फंक्शन, वेरिएबल सब कुछ डिफाइन है। आपको सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है वैसे ही जैसे वो बने हैं। आई होप आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन कि पांडा किस तरीके से डेटा फ्रेम बनाता है, किस तरह उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ये समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आई है तो आप ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप आगे भी वीडियो देख सकें, क्योंकि हम इस सफर में रुकने वाले नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे। और तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक एक बेस्ट एआई प्रोजेक्ट नहीं बन जाता, क्योंकि यही मेरा गोल है, डेटा साइंस जर्नी में बहुत आगे तक जाना है और आप सबको अपने साथ लेकर चलना है। तो चलिए इसे करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टेबल, एक्सेल की, एसक्यूएल की, सीएसवी फाइल को पांडास में कैसे रीड करेंगे और उसमें कैसे उसमें एनालाइज करेंगे, ये सब